जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी साइंस न्यूमेरिकल के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने आरआरबी साइंस न्यूमेरिकल का पहला क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने मोशन एंड टाइम से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्मूला को डिस्कस करा और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का भी हम लोगों ने प्रैक्टिस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग मोशन चैप्टर के ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र, आपसे यह सवाल करा जा रहा है कि कोई कार है जो कि 5 सेकंड में क्या कर रही है सर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है और इसका जो वेग है वो 5 मीटर पर सेकंड से क्या हो जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। तो आपसे यह सवाल करा जा रहा है कि इस दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। क्या कहोगे कि सर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर हम उस डाटा को पहले नोट करें तो टाइम हमारा 5 सेकंड दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। साथ ही एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ही मेरे मित्र इसका जो वेग है वो 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी u जो है वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और साथ ही साथ v जो है वो क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है? कार द्वारा तय की गई दूरी यानी कि s इक्वल टू व्हाट। मेरे मित्र, अगर आप सबों को गति का समीकरण याद है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो मेरे मित्र ये सवाल को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्या कहोगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है, क्या मालूम है, गति के समीकरण से यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन से कि जो आपके गति का तीसरा समीकरण है वो क्या कह रहा है कि v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। और मेरे मित्र अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके क्वेश्चन में इस समीकरण को फुलफिल करने के लिए सभी डाटा दिए गए हैं। कैसे दिए गए हैं? तो मेरे मित्र आपका यहां पे v भी दिया गया है, साथ ही साथ u भी दिया गया है और एक्सेलरेशन भी बता दिया गया है और s पूछा जा रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ना कह सकते हो कि गुरुजी यहां हमें v भी मालूम है, u भी मालूम है और साथ ही साथ a भी मालूम है, तो हम तो s खटाक से निकाल लेंगे। बस मेरे मित्र इसी के लिए मैं आपको कहता हूं कि फॉर्मूला अगर आपको याद है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे अधिकार आपका होगा। फॉर्मूला नहीं याद है तो आप चीजें सॉल्व कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा डगमग डगमग करते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोग यहाँ पे अगर s निकालने की कोशिश करें तो आपने बताया था कि इसी फॉर्मूला को हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as के रूप में लिख सकते हैं और s इक्वल टू यहां से हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका v का वैल्यू है वो कितना है सर जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये v स्क्वायर है तो आप 10 का स्क्वायर यहां पे लिखेंगे। साथ ही आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी u हमारा 5 मीटर पर सेकंड है तो ये हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 और एक्सेलरेशन आपका कितना है सर जी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे मित्र ये हो जाएगा 10 दहाई के 100 और 5 25 और बटा कितना हो गया सर 2, ये हो गया 75 बटा 2 और मेरे मित्र सॉल्व करेंगे तो ये आपका 37.5 मीटर आ जाएगा। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। आप कहेंगे कि गुरुजी कार द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि इस सवाल को आप गति के दूसरे समीकरण से भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र जब हम लोग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी u भी दिया हुआ है, हमारा t भी दिया हुआ है और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। तो भाई मेरे अगर आपको गति का समीकरण मालूम है तो दोनों में से किसी से भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। और अगर हम गति के दूसरे समीकरण से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो चला जी s इक्वल टू क्या होता है,
आप कहिएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है सर जी। अब s इक्वल टू हम u की जगह क्या रखें, आप कहेंगे सर 5, टाइम की जगह आप कहेंगे 5 हाफ, और मेरे मित्र एक्सेलरेशन कितना है गुरुजी 1, और फिर टाइम का टी स्क्वायर है तो ये 25 हो जाएगा। क्या कहोगे कि गुरुजी ये 12.5 हो जाएगा, और 25 और 12.5 आप कहिएगा कि ये 37.5 मीटर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ध्यान में एक और चीज रखिएगा, क्योंकि s इक्वल टू हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a कह रहे हैं, तो यहां पे स्पेशल हिंट करके आप सभी ध्यान में रख लेना, स्पेशल हिंट करके आप सभी ध्यान में रख लेना, स्पेशल हिंट करके कि इफ u इक्वल टू 0 यानी कि प्रारंभिक वेग 0 हो जाए। यहां पे प्रारंभिक वेग आपका दिया हुआ था तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, हम इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की कहानी खत्म हो गई आंसर के साथ ही। हम आपको स्पेशल हिंट के रूप में ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पे आपको प्रारंभिक वेग 0 मिले तो आप समझ जाना अंतिम वेग दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हम s कैसे निकाल सकते हैं, b स्क्वायर बटा 2a से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर अगर प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 का स्क्वायर करके हम b स्क्वायर में से घटा लेंगे तो क्या पालेंगे, आप कहेंगे कुछ हो नहीं। तो s इक्वल टू b स्क्वायर बटा 2a, ये फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। बहरहाल अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर पर आवर की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। मेरे मित्र आप इसको भी बड़े ही सरलता से बना सकते हैं, थोड़ा सा पढ़िएगा क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से, तो मेरे मित्र कोई भी कार की जो प्रारंभिक स्थिति होगी वो क्या होगी, आप कहेंगे विरामावस्था में होगी। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब तक आपके क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग की चर्चा ना की जाए या क्वेश्चन का ऐसा लैंग्वेज ना हो कि वो प्रारंभिक वेग की जिक्र कर रहा है, तब तक हम लोग प्रारंभिक वेग को क्या मांगेंगे, आप कहेंगे सर 0 मानेंगे। तो जो कहा जा रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, मतलब साफ है कि जो हमारा प्रारंभिक वेग है वो क्या है, आप कहिएगा 0 है, और इसका जो वेग है वो कितना हो जा रहा है सर जी 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ये जो 144 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है, इस दौरान इसकी जो त्वरण है वो समान है। अब त्वरण क्या है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन त्वरण क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है सर, समान है। तो आप कहेंगे सर फिर यहां पे टाइम भी दिया हुआ है 20 सेकेंड, तो क्या इससे दिए हुए डाटा से s निकल जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। दोनों ही जगह पे क्या होगा, आप कहिएगा कि गुरुजी जो पहला चीज यहां पे कहा जा रहा है कि समान रूप से त्वरित होती है, तो इस समान रूप से कितना त्वरण से त्वरित हो रही है, मतलब पहले तो हमें यहां क्या निकालना होगा, आप कहेंगे गुरुजी त्वरण निकालना होगा, और फिर जाके हमारा क्या निकलेगा सर, तय की गई दूरी निकलेगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा एक और चीज, क्वेश्चन आपको यहां पे जो दिया गया है वो किलोमीटर पर आवर में, लेकिन यहां पे जो दूरी तय की गई बताई जा रही है सभी ऑप्शन में वो क्या है सर, मीटर में है। तो क्या कहेंगे सर, यूनिट तो चेंज करना होगा, कुछ नहीं करना है, 144 को चला 5/18 से गुना कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, 8 44 से, और ये क्या हो जाएगा 8 5 40 मीटर पर सेकंड। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो कार है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में क्या हो जा रही है सर, 40 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये समान रूप से त्वरित हो रही है 144 किलोमीटर पर आवर तक, तो यह कितनी दूरी तय करेगी इतना त्वरित होने में। आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम यहां पे a की बात करेंगे तो हम सभी कहेंगे कि चूंकि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां प्रारंभिक वेग 0 चला, तो आप कहिएगा कि सर चूंकि u हमारा 0 है इसीलिए v इक्वल टू क्या होगा, ए टी होगा, और a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर जी v बटा टी हो जाएगा। यहां पे ये कितना है, आप कहेंगे सर 40, हमारा जो वेग है अंतिम वो कितना है सर 40 मीटर पर सेकंड, और साथ ही साथ टाइम कितना है 20 सेकंड। तो मेरे मित्र ये कितना हो गया, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप क्या कहेंगे कि सर कोनो फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा तय की गई दूरी हमको मिल जाएगा।
आप कहिएगा सर कोनो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अभी जस्ट आपने यहां बताया है कि अगर प्रारंभिक वेग 0 हो तो s हम जो है v स्क्वायर बटा 2a से निकाल सकते हैं। यहां पे प्रारंभिक वेग 0 है, इसीलिए हम लोग s इक्वल टू क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर जी v स्क्वायर बटा 2a। मेरे मित्र v स्क्वायर, v आपका कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर अब बटा 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है गुरुजी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लीजिए 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 4 चौका 16 और इस पे डबल जीरो आ जाएगा और ये 2 दूना 4। मेरे मित्र ये कितना हो जाएगा 400 मीटर, कितना 400 मीटर। तो जो सवाल करा जा रहा है कि यह कितनी दूरी तय करेगी, आप सभी कहेंगे सर 400 मीटर की दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है कि गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, गति के 3 ही समीकरण है छिला। कितने समीकरण है, आप कहेंगे 3 समीकरण है। पहला तो आपका है कि सर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इस समीकरण का हम लोग सीधा सीधा उपयोग किसके लिए करते हैं, आप कहेंगे सर अंतिम वेग निकालने, या आप कह सकते हो वेग निकालने के लिए करते हैं। दूसरा आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और मेरे मित्र इस समीकरण का उपयोग सीधा सीधा हम लोग किसके लिए करते हैं, आप कहेंगे आप ही ना बताएं कि s को हम लोग दूरी विस्थापन या स्थिति के रूप में देखते हैं, दूरी विस्थापन या स्थिति के रूप में देखते हैं। और मेरे मित्र तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी ये समीकरण भी हमारा अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, तय की गई दूरी और त्वरण सब में संबंध बताता है। तो हम सीधे सीधे सर जो वेग है वो पहले समीकरण से निकाल सकते हैं, और सीधे सीधे जो दूरी, विस्थापन या किसी वस्तु की स्थिति है हम वो गति के दूसरे समीकरण से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन वही कहा जा रहा है कि गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप सभी कहेंगे सर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पे आपका दिया हुआ है लेकिन समीकरण थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो s इक्वल टू हम यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहां पे इसको अरेंज करेंगे चला, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाद बाकी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2at, इस नाम का तो कोई समीकरण ही नहीं है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सर इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करेंगे, तो आप सभी कहेंगे कि सर इसका उपयोग हम लोग वेग निकालने के लिए करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या जा रहा है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मेरे मित्र ये नहीं होगा क्योंकि दोनों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सर सीधे सीधे जब स्थिति की बात करनी होती है तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, जबकि ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as सारे चीज में संबंध बता रहा। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि 1 केजी के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र आप सभी डायरेक्शन से जरूर परिचित होंगे। क्या कहते हैं कि सर ये हमारा ईस्ट हो जाता है, ये हमारा वेस्ट होता है, और ये हमारा नॉर्थ, और ये हमारा साउथ होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 केजी के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये हमारा ओरिजिन है चला, तो ये हमारा 1 केजी का द्रव्यमान वाला कोई वस्तु है और ये पूर्व की ओर गतिमान है, तो सर ये इधर गतिमान है। किस वेग से गतिमान है, 2 मीटर पर सेकंड वेग के एक समान वेग से गतिमान है। तो मेरे मित्र इसका जो आप प्रारंभिक वेग मानेंगे वो कितना मानेंगे, आप कहेंगे सर जी 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही जा रहा है कि 1 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु जो है वो पूर्व दिशा की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान, तो प्रारंभिक वेग इसका 2 मीटर पर सेकंड हो गया। अब कह रहा है कि उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। मेरे मित्र अब इसी गेंद पे जब ये गेंद आपका मूव कर रही है और मान लो कि ये यहां आ गया, मतलब 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, तो ये अगर यहां आ गया तो इस पे क्या किया जा रहा है सर, उत्तर की ओर एक फोर्स लगाया जा रहा है। उत्तर की ओर एक फोर्स लगाया जा रहा है, इधर से कितना न्यूटन का सर, 1.5 न्यूटन का, 1.5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जिधर बल लगेगा वस्तु की दिशा उधर होगी, तो आप कहेंगे इसका तो वेग परिवर्तित हो जाएगा।
अब क्या रहा है कि सर 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 1.5 न्यूटन का जब इस पे फोर्स लग गया तब जो ये कुछ दूरी तक गया होगा, चिल्ला, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो विस्थापन है उसका मान क्या होगा। क्या कहोगे आप सभी? आप सभी कहोगे कि गुरुजी अगर हम विस्थापन की बात करेंगे, तो हम S इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a भी लगा सकते हैं। लेकिन यहां पे हमारा जो मतलब अंतिम वेग है उसकी चर्चा नहीं की गई है। सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखो यहां पे कि जब हमारे क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और फोर्स दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहां पे टाइम भी हमारा इंडिकेट किया हुआ है कि 2 सेकंड के बाद, मतलब 1.5 न्यूटन का फोर्स लगने के बाद 2 सेकंड। तो मेनली हम टाइम कहां काउंट करेंगे सर? 2 सेकंड को ही काउंट करेंगे। आप क्या कहेंगे कि सर पहले तो हमें यहां पे क्या करना होगा, जो वस्तु का त्वरण है वो ज्ञात करना होगा। और मेरे मित्र अगर 1 केजी का वस्तु ये है तो यहां पे भी आएगा तो ये 1 ही केजी का रहेगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम यहां पे F इक्वल टू एम ए का सहारा ले तो हम A इक्वल टू एफ बटा एम कहेंगे। तो A आपका कितना है, फोर्स आपका कितना है, 1.5 न्यूटन है, मास कितना है 1। तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी एक्सेलरेशन हमारा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब आप सभी देख पा रहे हैं कि U दिया हुआ है, T आपके पास है और एक्सेलरेशन है, तो क्या कहिएगा कि गुरुजी सीधे सीधे तय की गई दूरी हम लोग किससे निकाल लेते हैं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना कि ये S हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे U तो 2 है सर, समय भी हमारा 2 और हाफ और एक्सेलरेशन हमारा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम सर 2 सेकंड का स्क्वायर 4 करोगे, 2 दूना 4 होगा चिल्ला, और ये 4 और 1.5 दूना 3, ये कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो जो सवाल करा जा रहा है कि 1 केजी द्रव्यमान के बाद एक केजी के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है, इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान आप कहेंगे सर जी 7 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा चला। अगला सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि एक बच्चे के हाथ में 1.4 केजी की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या है? मेरे मित्र बड़े ही आसानी से आप इसको भी निकाल सकते हैं। पहला चीज तो ये ध्यान में रखिए कि यहां पे कहा जा रहा है कि कोई बच्चा है सर। अब इस बच्चे के हाथ में क्या है, 1/4 केजी की एक गेंद है, 1/4 केजी की एक गेंद है। तो मान लीजिए मेरे मित्र इसके हाथ में जो बॉल है वो कितना है, 1/4। कितना है, 1/4 केजी का बॉल है। अब मेरे मित्र जब ये लड़का इसको ऊपर की ओर फेंकता है तो इसका जो हाथ है वो कितना उठता है, इसका जो हाथ है चिला वो उठ जाता है 10 सेंटीमीटर। कितना उठ जाता है, 10 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे सर ये मोटा मोटी हमारा हो जाएगा 0.1 मीटर। कितना सर, 0.1 मीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर ये उठ रहा है तो 0.1 मीटर। अब इसका हाथ सर 10 सेंटीमीटर उठता है जब ये ऐसे फोर्स लगाता है तो, लेकिन इसके हाथ से जो बॉल ऊपरी वेग से पास करता है वो वेग कितना है सर, वो वेग है 2 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे मित्र ये वाला वेग क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। क्या कहोगे आप सभी? आप सभी कहोगे कि गुरुजी जब हमें स्थिर बल का मान पूछा जा रहा है और हमारे क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है 1/4 केजी, तो हमें तो एक्सेलरेशन की जरूरत है। बिल्कुल चला, तो एक्सेलरेशन की जब जरूरत है तो हम चूंकि बल निकालेंगे तो F इक्वल टू एम है, मास है, एक्सेलरेशन चाहिए। तो सवाल यह है कि सर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? मेरे मित्र आप सभी को अभी जस्ट मैंने बताया है कि जब यहां पे कोई प्रारंभिक वेग की चर्चा नहीं की जा रही है तो लड़का ने जब जब लड़का ने बॉल पे बल लगाया होगा तो सर बॉल 0 से स्टार्ट हुआ होगा और उसके बाद उसकी वेग परिवर्तित हुई होगी। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र जो बॉल का
ऊपर गति करने का प्रारंभिक वेग था वो 0 है, और जो ऊपर से छूटा वो आपका अंतिम वेग भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इस दौरान लड़के का जो हाथ है वो 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जा रहा है, जो बॉल के लिए तय की गई दूरी को बता रहा है, यानी कि s को बता रहा है। क्या कहोगे कि गुरुजी अभी जस्ट आप बताएं कि s इक्वल टू क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे कि सर s इक्वल टू जब प्रारंभिक वेग 0 हो तो v स्क्वायर बटा 2a होता है। अब मेरे मित्र ध्यान दीजिए कि s आपका कितना है, आप कहेंगे सर सॉरी 0.1, यहां पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक मिनट, s एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, तो मेरे मित्र v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होगा, ठीक है। अब प्रारंभिक वेग 0 है तो चला v स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा। अच्छा, a इक्वल टू चला हमारा v स्क्वायर बटा 2s होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, हाँ ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब ध्यान देना यहाँ पे कि जो हमारा v है वो कितना है सर 2, तो ये कितना हो जाएगा, v का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे सर 4, v स्क्वायर है, अब v हमारा 2 मीटर पर सेकंड है तो 2 दूना 4, अब 2s तो ये हमारा 2 इंटू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ये 0.1, तो 0.1 मेरे मित्र पॉइंट हटाओ तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 40, और ये 40 बटा 20, तो आप कहेंगे सॉरी 40 बटा 20 नहीं होगा, 40 बटा 2 होगा, 40 बटा 2 तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण आपको कितना मिल गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो बॉल है उसका द्रव्यमान कितना है 4 केजी, आपसे पूछा जा रहा है बल कितना लगेगा, आप कहेंगे कि सर F इक्वल टू ma होता है, इसीलिए द्रव्यमान 1/4 केजी, एक्सीलरेशन हमारा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये 4 पंचे 20 होता है, और जो हमारा बल होगा वो कितना होगा 5 न्यूटन होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि लड़के के हाथ में एक बॉल था जो कि 1/4 केजी का था, अब लड़का उसको ऊपर की ओर फेंका तो उसका जो हाथ है वो 10 सेंटीमीटर उठा, तो जब वो फेंका बल लगाया तो सर जो हाथ है वो 10 सेंटीमीटर उसके मतलब मीन पोजीशन से ऊपर उठा, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो गई सर 10 सेंटीमीटर। अब मेरे मित्र जो बॉल उसके हाथ से छूटा है वो 2 मीटर पर सेकंड के वेग से, जाहिर सी बात है कि वो प्रारंभिक वेग से चलना शुरू किया होगा, तो प्रारंभिक वेग हमारा 0 और भी 2 मीटर पर सेकंड, तो हमने क्या करा सर इस इक्वेशन के सहारे a निकाल लिया। अब जब a निकाल लिए तो F इक्वल टू ma हमको मालूम है, सही आंसर हमारा 5 न्यूटन आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार की गति का वेग समय ग्राफ प्रस्तुत है, बिंदु B पर कार में ब्रेक लगाया है, कार के विराम में आने तक की दूरी क्या होगी। मेरे मित्र यहाँ पे आपको ग्राफ दिया गया है और आपको यहाँ पे बताना है कि जब इस B बिंदु पे ब्रेक लगाया गया है कार पे, तो सर इसका जो ग्राफ है वो नीचे गिर गया है, इसका ग्राफ क्या हुआ है सर नीचे गिर गया है। जाहिर सी बात है अगर सर ब्रेक लगाएंगे तो विराम में आएगी, यानी कि उसकी जो वेग है वो 0 हो जाएगी। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि सर कार के विराम में आने तक की दूरी क्या है, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद तो मतलब अचानक से वो विराम में नहीं आ गया होगा, सर वो कुछ ना कुछ दूर चला होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विराम में आने तक की दूरी क्या है। क्या कहोगे आप सभी कहोगे कि गुरुजी यहां पे अगर हम ग्राफ को देखेंगे तो हम सभी कहेंगे कि जो ग्राफ है वो हमारा समय है और साथ ही साथ गति दिया हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये हमारा क्या है चाल समय ग्राफ है। क्या है चाल समय ग्राफ है। और हम सभी को मालूम है क्या कि चाल समय ग्राफ का जो नीचे का क्षेत्रफल होता है वो क्या देता है सर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। तो मेरे मित्र चूंकि इस ग्राफ में अगर आप गौर से देखेंगे, इस ग्राफ में अगर आप गौर से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि वस्तु जो है या पिंड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, और उस वेग पे वो क्या कर रहा है सर, तो सर ब्रेक लगा रहा है, तब जाकर के उसका जो सर मतलब उसका जो अंतिम वेग है 0 हो रहा है वो कितना देर में सर जी 5 सेकंड में, यहां पे ये समय दिया हुआ है। तो मेरे मित्र अगर कार यहां पे इस पोजीशन पे होगा तो भी आप कहेंगे सर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से होगा,
और जब इस 20 मीटर पर सेकंड के वेग पे ब्रेक लगाया गया होगा तब सर धीरे धीरे उसकी जो गति है वो जीरो हो गई होगी, यानी कि ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ मिल गया होगा। तो जो नीचे का क्षेत्रफल है वो क्या होगा? आप कहेंगे सर ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, यही इसी का क्षेत्रफल क्या होगा? आप कहेंगे सर तय की गई दूरी के बराबर होगा। इसी का क्षेत्रफल क्या होगा? तय की गई दूरी के बराबर होगा। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहिएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आप कहते हैं सर 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। ध्यान दीजिएगा कि 1/2 और आधार कितना है? आप कहेंगे सर जी आधार ये होगा हमारा। आधार कौन सा होगा? सर ये होगा हमारा। और साथ ही मेरे मित्र अगर हम आधार को यहां पे 5 लिखें और ऊंचाई की बात करें तो आप कहेंगे गुरुजी ये वाला हमारा ऊंचाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये वाला आपका क्या होगा? ऊंचाई। और मेरे मित्र अगर ये हमारा ओरिजिन है इस ग्राफ का तो ये हमारा 20, तो सर इसमें गति में जो परिवर्तन है वो क्या है? तो आप कहेंगे सर 20 - 0 मतलब साफ है कि जो ऊंचाई है हमारा वो क्या होगा? सर 20 होगा। और ये 2 दाएं के 20 हो जाएगा और 10 × 5 = 50। यानी कि मेरे मित्र जो सवाल करा जा रहा है कि एक कार की गति का वेग समय ग्राफ प्रस्तुत है, बिंदु बी पर कार में ब्रेक लगाया है और कार के विराम में आने तक की दूरी, तो आप कहेंगे सर विराम में आने तक की दूरी 50 मीटर होगी। कितनी होगी? 50 मीटर होगी। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि एक वायुयान धावन पथ रनवे से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए? मेरे मित्र आपसे सवाल यह करा जा रहा है कि कोई आपका वायुयान है जिसको आप एरोप्लेन समझ सकते हो, वो रनवे से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। जैसी मतलब वो रनवे पे चल रहा है, मान लीजिए कि ये आपका एरोप्लेन है और ये सर रनवे पे चल रहा है। तो रनवे पे जब ये चल रहा है तो सर चलते चलते चलते, क्योंकि इसको उड़ने से पहले कुछ दूर चलना होता है, तो चलते 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 ये एक ही बार जो उड़ता है चला, सर इसके जो उड़ने का वेग है वो क्या है? 100 मीटर पर सेकंड। क्या है सर? 100 मीटर पर सेकंड। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि यदि वायुयान अपने विश्रामावस्थल से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गतिमान है, अगर यह विश्रामावस्थल से चलना शुरू किया और इसका त्वरण कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो अपेक्षित वेग यानी कि 100 मीटर पर सेकंड की वेग इन्होंने प्राप्त करा है रनवे को छोड़ने के टाइम, सर उस वेग को प्राप्त करने के लिए उस रनवे पर वो टोटल कितना लंबाई कवर किया होगा? आप कहेंगे सर बहुत सरल है। पहला चीज तो यहां पे ये क्लियर कर दिया गया है कि विश्रामावस्थल से एक वायुयान धवन पथ पर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है, और यदि वायुयान विश्रामास्थल मतलब जहां पे विश्राम कर रहा है तो प्रारंभिक वेग 0, अब 0 से चलोगे अब वेग परिवर्तित होगा, 0 से 100 मीटर पर सेकंड हो रहा है तो त्वरण तो बनेगा ना? आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा। तो ये परेशान मत होना सर विश्राम में था तो त्वरण कैसे हो गया? अच्छा वेग परिवर्तित होगा ना, 0 से चलना स्टार्ट करेंगे, 5 मीटर 10 मीटर पर सेकंड अगर हमारा कुछ वेग आगे हो रहा है तो वेग हमारा 0 से 5 0 से 10 बदला कि नहीं बदला? आप कहेंगे बिल्कुल। तो उसमें कुछ त्वरण होगा ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए त्वरण आपको पहले दे रखा है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि u इक्वल टू हमारा 0, बिल्कुल, v इक्वल टू हमारा 100 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल। मेरे मित्र a कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ चला थोड़ा सा s ना निकलेगा। पूछा जा रहा है कि धवन पथ की लंबाई क्या होगी? तो सर धवन पथ की लंबाई जो उसके द्वारा तय की गई दूरी है, क्या कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 है तो s इक्वल टू हम सीधे कहेंगे v²/2a हो जाएगा। v² कितना है? आप कहेगा सर 100 मीटर पर सेकंड। तो चलिए 100 × 100 कर दीजिए और 2 × 10 कर दीजिए। क्या है? तो एक्सेलरेशन 10 है गुरुजी। तो ये 10 दाएं के 100, 2 5 10, रनवे का जो टोटल लंबाई होगा चला कितना? 500 मीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लो। अगला सवाल है कि दो मोटर गाड़ियां ए व बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि, ध्यान दीजिएगा कि दोनों मोटर गाड़ी का जो दूरी समय ग्राफ है वो यहां पे दिया हुआ है, और इसमें आपको कहा जा रहा है कि दो मोटर गाड़ियां ए व बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि
ए एक समान वेग से चली किंतु बी नहीं, पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चली, पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली, ए व बी बराबर वेग से चली। बताओ क्या होगा आंसर। अब बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी हमको तो लग रहा है कि ए जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है, काहे कि ई तो यहां से चल रहा है जबकि ई यहां से चल रहा है। गलत, एकदम गलत सोच रहे हैं मेरे मित्र। ध्यान दीजिए, जब हम बात करेंगे किसकी, दूरी समय ग्राफ की, तो दूरी समय ग्राफ का अगर हम यहां पे टी रखते हैं और यहां पे डी रखते हैं, तो दूरी समय ग्राफ में अगर कोई वस्तु समान समय में सर समान दूरी तय कर रही है, तो सर उसके लिए जो हमारा वेग समय ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक समान चाल के लिए एक सीधी रेखा। अब किसी भी क्षण अगर हम लोग बात किसकी करेंगे सर, इसके वेग की करेंगे, दूरी समय ग्राफ से किसी भी क्षण इसके हम चाल की बात करेंगे, तो जो दूरी समय ग्राफ का स्लोप होगा, ढाल होगा, वो इसकी चाल को बताएगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि दूरी समय ग्राफ का स्लोप ढाल वस्तु की चाल देता है। चाल और ढाल हम लोग कहते हैं ना चला, तो दूरी समय ग्राफ का स्लोप ढाल जो है वो वस्तु की चाल देता है। क्या देता है, चाल देता है। अब याद रखिएगा क्या कि सर अगर ढाल बोले तो स्लोप ज्यादा, ध्यान में रखेंगे कि अगर स्लोप ज्यादा होगा, तो आप क्या कहिएगा कि सर स्पीड ज्यादा होगा, एस ज्यादा होगा, हमारा मतलब स्पीड ज्यादा होगा। और अगर किसी भी दूरी समय ग्राफ में वस्तु की जो स्लोप होगी वो कम होगी, तो आप कहोगे कि गुरुजी स्पीड जो है वो कम जाएगी। स्पीड क्या होगी, कम जाएगी। आप सभी देखो यहां पे कि जो बी है वो ओरिजिन से चली, और ये जो ए है ये यहां से चली है सर। तो मेरे मित्र आप देख पा रहे हैं कि जो B का ढाल है वो बड़ा है किससे सर, A के ढाल से, A के स्लोप से। तो जाहिर सी बात है कि चला B का जो चाल होगा वो भी क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी A की चाल से ज्यादा होगा। तो जो कहा जा रहा है कि A एक समान वेग से चली किंतु B नहीं, तो मेरे मित्र आप कहेंगे एक समान वेग से चलने की तो बात ही नहीं हो रही है। जिसका स्लोप ज्यादा उसका चाल ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसका क्या होगा सर, तो आप कहेंगे चाल कम। तो आपका ऑप्शन ए तो गया पानी में। पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चली है, कैसे चलेगी जबकि इसका स्लोप आप सभी देख पा रहे हैं। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे, तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि बी का जो ढाल है वो क्या है, आप कहेंगे ए के स्लोप से ज्यादा है। अब याद रखिएगा कि ये जो हम स्लोप निकालते हैं ये tan थीटा p बाय b से निकालते हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी आगे आपको मिल जाएंगे इसी सेशन में। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि दिए हुए काल वेग बोले तो सर समय वेग ग्राफ, ये इसी को हम लोग चला वेग समय ग्राफ कहेंगे, मतलब उल्टा करके लिख देता है सर, वेग समय ग्राफ। मंदन का मान क्या होगा, रिटार्डेशन पूछा जा रहा है। चला ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। बताओ ना बनेगा ये सवाल। इसमें कहा जा रहा है कि मंदन क्या होगा, जबकि मेरे मित्र अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो यहां पे सर वेग समय ग्राफ की बात की जा रही है। और याद रखिएगा मैंने आपको कल बताया है कि वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो त्वरण देता है, और मंदन ऋणात्मक त्वरण है, और मंदन के केस में सिर्फ और सिर्फ वेग क्या होती है सर, घटती है। तो मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ हम ये कह सकते हैं कि सर ये 50 मीटर पर सेकेंड पे चल रही थी, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाया होगा तो इसकी वेग क्या हो गई सर, घटते घटते सर 10 सेकेंड में ये 0 पे मिल गया। 10 सेकेंड पे ये क्या हुआ, 0 पे मिल गया। तो मेरे मित्र आप ये बताओ कि ये जो स्लोप बन रहा है, ये जो आपका स्लोप बन रहा है वो क्या है। आप कहेंगे सर ये है हमारा स्लोप, ये जो ढाल है यही क्या बताएगी, आप कहेंगे सर ये मंदन को बताएगी। क्या बताएगी, मंदन। अच्छा बहुत सारे मित्र कंफ्यूज होंगे कि गुरुजी आपने बोला कि जो वेग समय ग्राफ का स्लोप है वो त्वरण को बताता है, तो चला त्वरण ऋणात्मक त्वरण ही मंदन कहलाता है ना। तो
जो आपका मंदन है वो क्या है सर, त्वरण है। बस क्या हो रहा है, तो मंदन के केस में सर वेग घटेगी, वेग नहीं बढ़ेगी, वेग बढ़ेगी तो त्वरण हम लोग कहेंगे। तो क्या कहिएगा कि सर ये स्लोप कैसे निकलेगा, तो मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हम टेन थीटा स्लोप निकालने के लिए, ढाल निकालने के लिए टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी लेते हैं। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम यहां पे P बाई बी की बात करेंगे तो B हमारा बेस हुआ और P परपेंडिकुलर। ध्यान देना कि ये हमारा जीरो है, तो ये जीरो से ये कितना हो गया, आप कहेंगे सर 10। तो जो बेस है वो हमारा कितना 10, और जो हमारा P है 0 से 50, तो आप कहेगा सर P हो गया हमारा 50। तो मेरे मित्र स्लोप कितना होगा, आप कहेंगे सर P बाई बी यानी कि 50/10, ये 10×50 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मंदन क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखिएगा चूंकि यहां पे ऑप्शन में माइनस साइन कहीं नहीं दिया गया है तो हमने बड़े ही आसानी से कर दिया। अगर -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ रहता चला और मंदन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या करते, टिक करते। चूंकि सारे ऑप्शन पॉजिटिव है तो यहां पे हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर माइनस देकर के क्वेश्चन पूछा जाता तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं सर, माइनस वाले ऑप्शन को टिक करते हैं। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक पिंड स्थिर अवस्था में समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। यदि पिंड प्रथम 4 सेकंड में s1 दूरी तय करता है और अगले 4 सेकंड में तय की गई दूरी s2 है, तब s2 इक्वल टू 3s1, s2 इक्वल टू s1, s2 इक्वल टू 4s1, s2 इक्वल टू 2s1, क्या होगा इसका आंसर। कई सारे छात्र कहेंगे कि गुरुजी ये कैसे सॉल्व होगा। मेरे मित्र ध्यान देना, अगर हम बात करें कि ये हमारा एक लंबाई है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे क्या कहा जा रहा है कि एक पिंड स्थिर अवस्था में समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। यदि पिंड प्रथम 4 सेकंड में s1 दूरी तय करता है तो मान लेते हैं मेरे मित्र कि ये वाला जो है आपका क्या है, s1 है, और इस s1 को कितना देर में कर रहा है सर, 4 सेकंड में कर रहा है। तो मेरे मित्र जब ये चलना प्रारंभ किया होगा तो सर 0 से चलना प्रारंभ किया होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा कि त्वरण समान है, क्या है, त्वरण समान है। अब कह रहा है कि अगले 4 सेकंड में तय की गई दूरी s2 है, मतलब अगला जो 4 सेकंड है, अगला जो 4 सेकंड है, मतलब यहां से यहां, इसमें जो तय की गई दूरी है वो कितनी है सर जी, s2, कितनी, s2। अब सवाल यह है कि सर जब ये प्रारंभिक वेग से चला और 4 सेकंड तक चला होगा तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट पर आने में इसकी सर वेग परिवर्तित हुई होगी। और जब कहा जा रहा है कि त्वरण एक समान है तो त्वरण तो हम ए मान सकते हैं। मान लीजिए कि माना त्वरण क्या, माना त्वरण हमारा क्या है, आप कहेंगे ए। मेरे मित्र आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी इस पॉइंट पे जो भी होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहां पे जो भी होगा वो u प्लस एटी के बराबर होगा। अब u तो हमारा क्या है सर, 0 है, तो ये हमारा 0 प्लस a कितना है, आप कहेंगे सर a तो हमको मालूम नहीं है, तो a मालूम नहीं है तो हम a को a ही रखते हैं, और t कितना है 4 सेकंड। तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी इस जगह पे जो ये अब यहां से चला होगा इसकी वेग भी क्या हो गई होगी, आप कहेंगे सर जो भी है वो 4a हो गई होगी। क्या हो गई होगी, 4a। अब ये इसी वेग से अगला 4 सेकंड चल रहा होगा और तब इन्होंने s2 दूरी तक कवर करा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चला अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हम s1 की बात करें तो आप कहेंगे सर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। S1 ध्यान देना कि प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, ये तो हमारा दिया नहीं है लेकिन टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड, तो हम 4 का स्क्वायर कर ले चला, आप कहेंगे बिल्कुल सर S1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 इंटू टी लिखना नहीं है, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हाफ a इंटू 16, ये क्या हो गया हमारा 2 8 16, मतलब S1 हमारा कितना आ गया 8a आ गया। अब ध्यान दीजिएगा आगे जब ये चलना प्रारंभ किया S2 के लिए, जब इन्होंने चलना प्रारंभ किया किसके लिए, S2 के लिए, तब इसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, तो सर जो इसका अंतिम वेग रहा होगा वही इसका प्रारंभिक वेग हो गया होगा।
अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम S2 की बात करेंगे तो आप फिर से कहेंगे कि गुरुजी UT प्लस हाफ टी स्क्वायर होगा, बिल्कुल। लेकिन S2 के लिए मतलब दूसरे दूरी के लिए प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो सर जो इसका अंतिम वेग रहा होगा। क्यों? क्योंकि सर चल रही है और पहले 4 सेकंड में S1 दूरी कवर की और फिर अगले 4 सेकंड में S1 दूरी की, रुकी नहीं है। तो सर अगले 4 सेकंड के लिए जो इसका अंतिम वेग है वो प्रारंभिक वेग होगा S2 के लिए। आप कहेंगे बिल्कुल, तो S2 U हमारा क्या होगा? आप कहेंगे सर V इक्वल टू हमारा 4a है, तो लीजिए 4a, अब सॉरी 4 भी U जो है हमारा वो 4a, ठीक है, ठीक है। और T आपका कितना है? तो सर जो T है वो हमारा 4 ही सेकंड है, तो लीजिए 4 प्लस हाफ और a तो रहेगा ही, और फिर T का स्क्वायर होगा, मतलब 4 का स्क्वायर होगा, ये हो गया 16 2 8। आप कहेंगे सर 16, ये कितना हो गया? 4 चौका 16a प्लस 8a, ये अगर हम जोड़ दें तो कितना हो गया सर? 24a। मेरे मित्र ध्यान दो, आप सभी S1 कितना निकाले हो? 8a, और S2 कितना निकाले हो सर जी? 24a। तो ये बताओ कि S1 और S2 में क्या रिलेशन है? आप कहेंगे कि गुरुजी रिलेशन ये है कि S2 जो है वो 3 इंटू S1 है, 8 या 24 होता है चला, इसीलिए S2 क्या है सर? 3 इंटू S1। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई परेशानी नहीं रही होगी। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि 15 फुट प्रति सेकंड की गति डैश मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। मेरे मित्र इस क्वेश्चन को आप सभी HW के रूप में बनाइएगा। और ध्यान दीजिए यहां पे हम आपको हिंट क्या दे रहे हैं? हिंट दे रहे हैं कि 1 फुट में आप 0.304 मीटर मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और सही आंसर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग V1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग V2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड का औसत वेग। मैंने आपको कल ही बताया है कि जब सर समान दूरी को अलग अलग चाल से कवर किया जाए तब जो हमारा औसत वेग होगा वो क्या होता है? तो सर जो हमारा औसत वेग होता है वो V1 इंटू V2 बटा सॉरी V1 2V1 इंटू V2 2V1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2 होता है। मतलब अगर वस्तु के द्वारा सर समान दूरी को अलग अलग चाल से कवर किया जाता है तो जो औसत चाल होता है वो चालों के हरात्मक माध्य के बराबर होता है, यानी कि 2V1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2 के बराबर होता है। देख लीजिए किस ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर डी में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र आपके आज के इस सेशन में टोटल 13 क्वेश्चन था और कल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन करा, तो मेरे ख्याल से मोशन का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं आपका पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा और अब आपको मोशन एंड टाइम से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ ही आप सबों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और देना था कि मेरे मित्र अगर आप सभी हमारे साथ जुड़ करके लाइव या रिकॉर्डेड नए पैटर्न से साइंस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे चल रहे बैचेस में। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका आरआरबी जनरल साइंस लाइव फाउंडेशन बैच है ये आपका साइंस का पूरा फाउंडेशन बैच है जो कि आपका न्यू पैटर्न पे होगा। और मेरे मित्र इसमें जो आपको क्लासेस मिलेगी वो कैसे मिलेगी सर? ये हमारा लाइव क्लास है, यानी कि इसमें आप लाइव पढ़ सकते हैं हमारे साथ। ध्यान रखिएगा अगर आप चाहते हैं कि साइंस और बेसिक साइंस एंड डीडी नए पैटर्न पे हमें क्या हो सर? रिकॉर्डेड मिल जाए, तो मेरे मित्र आप सभी एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में ऐड हो सकते हैं जिसमें आपको साइंस और साथ ही साथ बीएससीडी दोनों का क्या होगा सर? पूरा लेक्चर मिल जाएगा। और सिर्फ चाहते हैं कि सर हम आपके साथ बीएससीडी की तैयारी करें तो मेरे मित्र आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले बैच में इनरोल हो सकते हैं। ये सभी बैचेस द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा। कोर्स से संबंधित और ज्यादा जानकारी के लिए आप 90 65 97 0 477 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।